चलिए एविएशन से जुड़े कुछ हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे व्यस्ततम जो विमानपत्तन है, एयरपोर्ट्स हैं, उसको हम लोग तीन कैटेगरी में देखेंगे। कैटेगरी ए में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर का मतलब है डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल बोथ। इस टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर के मामले में हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में है। अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट है, वहां पर है, और यहां पर लगभग साल भर में 11 करोड़ जो पैसेंजर हैं उनकी आवाजाही यहां से होती है। तो ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है और काफी लंबे समय से है। दूसरे नंबर पे बीजिंग कैपिटल चाइना में है, 10 करोड़ के आसपास यहां लोगों की आवाजाही है। तीसरे नंबर पे लॉस एंजलिस, ये भी यूएसए में है, 9.3 करोड़। दुबई चौथे नंबर पर यूएई में है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 करोड़ के आसपास। टोक्यो जापान 8.9 करोड़। ये वर्ल्ड के टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गए। इसमें अगर हम और नीचे आए तो इंडिया का आता है 17वें नंबर पे, और दुनिया में 17वें नंबर का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, पालम न्यू दिल्ली, 7 करोड़ के आसपास पैसेंजर की आवाजाही यहां से होती है। फिर है 41वें नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, 5 करोड़ के आसपास। और फिर 57 नंबर पे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक, जहां 4 करोड़ लोग आते हैं। तो इस प्रकार से ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, टॉप 5। और यदि इंडिया में देखें तो टॉप 3 ये इंडिया के हैं, जिनकी वर्ल्ड में रैंकिंग क्रमशः 17वें नंबर, 41वें नंबर और 57 नंबर पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड के 5 हो गए। अगर इंडिया के 5 देखना है बिजिएस्ट एयरपोर्ट, तो पहला हो गया आईजीआई दिल्ली, दूसरा हो गया सीएसएम मुंबई, तीसरा हो गया बेंगलोर, चौथा हो गया चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 5वां कोलकाता में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 5 टॉप इंडिया के हो गए। ठीक है, चेन्नई के बाद कैलकाटा, कैलकाटा। तो इस प्रकार से 5 इंडिया के हो जाएंगे। अब हम देखते हैं वाई इंटरनेशनल पैसेंजर, केवल इंटरनेशनल पैसेंजर, इसमें डोमेस्टिक पैसेंजर को हमने अलग कर दिया। उस मामले में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुबई का एयरपोर्ट, दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे हांगकांग। यदि हम बात करें फ्रेट की, माने दुनिया के वे एयरपोर्ट जो सबसे ज्यादा व्यस्त हैं मालों की लदाई और ढुलाई में, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फ्रेट, उस मामले में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हांगकांग। दूसरे नंबर पे मेमोफिस, ये अमेरिका में एक एयरपोर्ट है, और तीसरे नंबर पे संघाई चाइना का एयरपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके पहले मैंने 29 किया था, वो 34 हो चुके हैं। ठीक है, उन पूरे 34 की लिस्ट मैं आपको बना करके पीडीएफ के रूप में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लें। इसके अलावा कुछ फेमस एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, उनके बारे में भी यदि कुछ जानकारी है तो वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में ऑलरेडी भेज चुका हूं। ये वर्कआउट आप उस पीडीएफ के माध्यम से आप कर लेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटेड टू सिविल एविएशन, सिविल एविएशन से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम कानून है। पहला है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसको शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूरे दुनिया भर में ये कन्वेंशन आईसीएओ द्वारा लाया गया है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है। 1948 में ये कन्वेंशन आया, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कन्वेंशन अपने मेंबर कंट्रीज के लिए ये तय करता है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हर मेंबर कंट्री अपने एयरलाइन ट्रैफिक के लिए जो है वो फॉलो करेगा। दूसरे नंबर पे है कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स फॉर इंटरनेशनल कैरीज बाय एयर, और इसी का दूसरा नाम है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999। ये कन्वेंशन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है तो इसका संबंध ओजोन डिप्लेशन से है, लेकिन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का संबंध एयर ट्रैफिक से है। तीसरे नंबर पे आता है द केप टाउन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स इन मोबाइल इक्विपमेंट 2001, या इसको केवल केप टाउन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो ये 3 कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किस सेक्टर से है, इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर से है या किस फील्ड से है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
हम लोग फैक्ट्स अबाउट इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एयर इंडिया जो इंडिया का अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका मैस्कॉट क्या है? उसका मैस्कॉट है महाराजा। ठीक है, आपने देखा होगा पगड़ी पहने हुए लाल ड्रेस में और लंबी सी मूंछें टेढ़ी गर्दन के साथ खड़े रहते हैं, वो महाराजा इसका मैस्कॉट है एयर इंडिया का। एयर इंडिया का लोगो क्या है? लोगो है अ फ्लाइंग स्वान विद द व्हील्स ऑफ कोनार्क इनसाइड इट। एक गोला बना हुआ है, उसमें सूर्य की किरणें निकल रही हैं और उसमें उड़ता हुआ एक हंस दिखाया गया है। ठीक है, तो ये उसका लोगो है। एयर इंडिया ऑपरेट्स फारदेस्ट फ्लाइट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला यदि कोई एयरलाइन है तो वो है एयर इंडिया, जिसकी एक फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से लेकर नई दिल्ली तक आती है, जो लगभग 16,000 किलोमीटर है और 14.5 घंटे में ये ट्रैवल करती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरे अगला है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को मनाया जाता है और इस डे की घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में की गई थी। जे.आर.डी. टाटा इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। जे.आर.डी. टाटा को भारत में सिविल एविएशन का पितामह या पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा वाज आल्सो फर्स्ट इंडियन टू हैव पायलट लाइसेंस इन 1929। भारत में सबसे पहले विमान उड़ाने वाले जिनके पास कोई कॉमर्शियल लाइसेंस था वो पहले व्यक्ति थे जे.आर.डी. टाटा, और इनके पास कॉमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस है वो 1929 में ही इनको प्राप्त हो चुका है। छठवीं बात, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो पूरा सोलर पावर से संचालित होता है वो कोची एयरपोर्ट है। हमने इसके पहले भी जब सोलर एनर्जी पढ़ा तो उसमें ये जानकारी पढ़ ली थी। Only 5% of world and roughly 2% of Indian population travel by air। ये बात आपको ध्यान रखनी। दुनिया में लगभग 5% लोग ही एयर ट्रैवल करते हैं और भारत की कुल जनसंख्या के केवल 2% लोग ही एयर ट्रैवल करते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहां पर लगा हुआ है? सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्राचीन काल में थाईलैंड को सुवर्ण भूमि कहा जाता था और इंडोनेशिया को सुवर्ण द्वीप कहा जाता था। ठीक है, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने से रिलेटेड ये इतिहास की जानकारी। तो सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है यदि आ जाए तो हम लोग तो नाम देख करके सुवर्ण भूमि इंडिया जैसा लगता है, लेकिन ये थाईलैंड में है। यहाँ का जो टावर है वो 434 फीट ऊंचा है। इसके बाद दूसरा बड़ा टावर मलेशिया में। ठीक है, चलिए, इंडिया में सबसे ऊंचा टावर मुंबई में है। ठीक है, चलो 9वें नंबर पे हम लोग जानकारी देखते हैं। इंडिया विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री बाय 2030। अभी इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरे नंबर का एविएशन इंडस्ट्री है। एक नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए। आयटा ने कहा है, आयटा इसके पहले हम लोग पढ़ चुके इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री बनेगा। दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट्स अकाउंट्स रफली 50% पैसेंजर्स एंड 35% रेवेन्यू। भारत में 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ओवरऑल लगभग 450 एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में 125 एयरपोर्ट हैं। उनमें से केवल ये 2 एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। लगभग 50% यात्री इन्हीं एयरपोर्ट्स के माध्यम से भारत में सफर करते हैं और 35% जो टोटल रेवेन्यू ट्रैफिक पैसेंजर से होता है उसका 35% रेवेन्यू इन्हीं दोनों एयरपोर्ट से प्राप्त होता है। 11वीं बात है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन। दुनिया में सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन, बहुत बड़ा है, एयरबस A380। पहली बार इस एयरबस A380 को सिंगापुर के एयरलाइंस ने उड़ाया था वर्ष 2005 में। ठीक है, चलिए, ग्रीन एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं? ग्रीन या ब्राउन शब्द जब कभी भी आए इकोनॉमिक्स में, फिर वो चाहे ग्रीन इन्वेस्टमेंट हो, ग्रीन रेलवे हो, ग्रीन एयरपोर्ट हो, ग्रीन शब्द कुछ भी हो। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड शब्द का मतलब होता है यदि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है और उस
एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में ट्रैफिक या फ्रेट की मात्रा बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि एक सप्लीमेंट्री एयरपोर्ट बनाया जाए, एक नया एयरपोर्ट बनाया जाए, या उसी एयरपोर्ट को थोड़ा बड़ा करके डेवलप कर लिया जाए। दो ऑप्शन है। यदि हम किसी एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट का वर्कलोड कम करने के लिए उससे कुछ दूर हट करके हम एक दूसरा एयरपोर्ट बना लेते हैं नया, तो उस नए एयरपोर्ट को बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और यदि उसी एयरपोर्ट का हम रेनोवेशन कर दें, उसको कुछ लार्ज कर दें और वहीं पर चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें, तो उसको बोला जाता है ब्राउन फील्ड। बात समझ में आ गई? तो कोई चीज को नए जगह पर शुरुआत करना ग्रीन फील्ड है, उसी में मॉडिफिकेशन करना ब्राउन फील्ड है। ठीक है, जैसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का एग्जांपल में इंडिया में एग्जांपल है बेंगलोर का एयरपोर्ट या हैदराबाद का एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, और दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। भारत में सिविल एविएशन की क्या क्या समस्याएं हैं? पहली समस्या है, ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। माने हमारे पास एविएशन सेक्टर के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें हमको कमी है। यानी हमारे पास पर्याप्त संख्या में एयरपोर्ट्स नहीं है, पर्याप्त संख्या में एरोप्लेन्स नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा उसके लिए चाहिए, ठीक, खास करके शहरी क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़े जगह को एक्वायर करना पड़ता है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट वहां पर डेवलप करना पड़ता है। तो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम ही यहां पर आता है। फिर एयरपोर्ट बनते हैं लेकिन वो कम संख्या में बनते हैं, तो ये तमाम समस्या इंडिया के एविएशन सेक्टर को अफेक्ट करता है। दूसरा नंबर, हाई फ्यूल कॉस्ट। जो एरोप्लेन वगैरह जिससे चलते हैं उसको बोला जाता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, एटीएफ। ठीक है, भारत में यदि दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में एक एरोप्लेन की जो फ्लाइट होती है उसमें टोटल लागत जो आती है उसमें फ्यूल की लागत 30% होती है, लेकिन भारत में एरोप्लेन ऑपरेशन की जो टोटल लागत है उसमें केवल फ्यूल की लागत 45% है। पहली बात आपको ये समझ में आ गई, यानी भारत में फ्यूल की लागत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी बात, भारत में फ्यूल अन्य देशों की तुलना में महंगा भी है। क्यों महंगा है? क्योंकि एक तो हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उस पर तरह तरह के टैक्स लगते हैं। अभी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर हम जीएसटी से बाहर रखे हुए हैं, इसलिए उस पर लगभग अभी कुल मिलाकर के 65 से 70% के आसपास टैक्स लग जाता है। ठीक है, तो ये दो कारण आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हमारे पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का हमारा खुद का प्रोडक्शन कम है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हाई फ्यूल कॉस्ट के कारण, जब अगर फ्यूल ही महंगा हो जाएगा तो एयर टिकट महंगा हो जाएगा, एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा और पूरा सिविल एविएशन में स्लो डाउन हमें को देखने को मिलेगी। तीसरा नंबर, स्किल डेफिसिट। हमें जितनी संख्या में एयर ट्रांसपोर्ट के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जैसे कि पायलट, क्रू मेंबर्स वगैरह, उनकी कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% पायलट्स की कमी है। ठीक है, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि बहुत कम लोग आफ्टर 12th एविएशन सेक्टर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ज्यादातर इंजीनियरिंग और बाकी मीडिया के बारे में, तो स्किल डेफिसिट भी भारत में बहुत बड़ा है। ठीक, चौथी बात, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। सिविल एविएशन को ऑपरेट करना बहुत महंगा होता है। ये सरल काम नहीं है कि आप एक, ठीक है, बस चलाना या टैक्सी चलाना जैसा सरल नहीं है। तो इसमें पूंजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और पूंजीपतियों की संख्या भारत में तो कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अदर बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज्यादा अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पांचवी नंबर, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन एयरलाइंस। हमारे इंडियन एयरलाइंस ज्यादातर घाटे पे चल रहे हैं। ठीक है, इंडिगो बस को छोड़ दें यदि हम, और एक आध और जेट एयरवेज वगैरह, यही बस प्रॉफिट में चलने वाली एयरवेज है इंडिया में। अदरवाइज चाहे प्राइवेट एयरलाइंस हो या सरकारी एयरलाइंस हो, ज्यादातर घाटे पे चल रही है, कर्जे में दबी हुई है। इसके कारण जिस पेस से सिविल एविएशन सेक्टर का ग्रोथ इंडिया में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। ठीक है, सरकार की ओर से भी कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव, टैक्स में छूट वगैरह की कमी है, जिसके कारण सिविल एविएशन को जब कोई शॉक लगता है, फाइनेंशियल शॉक, तो उसको खुद अपने तरफ से उबरने का प्रयास करना पड़ता है। गवर्नमेंट का उसमें फाइनेंशियल जो असिस्टेंस वाला रोल है वो बहुत कम है। छठवीं बात, इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम भारत में लाई गई थी जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम। भारत में डोमेस्टिक लेवल पर सिविल एविएशन को पॉपुलर करने के लिए एयर
ट्रांसपोर्ट को पॉपुलर करने के लिए स्कीम लाया गया है, लेकिन ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है जितना डिजायर किया गया था। तो इसके इनइफेक्टिवनेस के कारण भी सिविल एविएशन सेक्टर में उतना ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये उड़े देश के आम नागरिक स्कीम में बहुत कम कीमत पर 2500 रुपए 1 घंटे के सफर के लिए इसमें तय किया गया है। इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल बहुत कम आ जाता है। फिर जो प्रीमियर एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको भी अपने एयर टिकट में प्राइस ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के कारण एयर टिकट की प्राइसेस कम है, और जब वो प्राइसेस ड्रॉप करते हैं तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है और फिर वो फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं कर पाते। ठीक है। सातवीं बात, एयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक बहुत बड़ा इशू इंडिया में एयर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के भी है। ठीक है, खास करके टेररिस्ट वगैरह उसको हाईजैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम समस्या भी एक बहुत बड़ी है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 80% लोग केवल एयर ट्रैवलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के फियर से, यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से को लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में एयर ट्रैवल के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। आठवीं, लेस शेयर इन पैसेंजर एंड फ्रेट बोथ। भारत में एयर ट्रांसपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है पैसेंजर और फ्रेट दोनों के मामले में वो रिलेटिवली बहुत कम है। सड़क का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पे आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस शेयर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए कई नए इंसेंटिव्स भारत सरकार को लेने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। तो हम आगे देखेंगे इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। नौवीं बात, एब्सेंस ऑफ एमआरओ इन इंडिया। एमआरओ का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन, एमआरओ। यानी अगर फ्लाइट वगैरह बिगड़ जाए तो उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये सारी जो काम है, तो ये भारत अभी फॉरेन कंपनीज पर ज्यादा डिपेंडेंट है इन चीजों के लिए। तो इंडिया में एमआरओ सेक्टर को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। इससे हमारी सेल्फ रिलायंसी एमआरओ सेक्टर में आएगा, और जो अभी ज्यादा कॉस्ट देकर के हम इसमें मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम करते हैं उससे कॉस्ट में कटौती होगी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एयरलाइंस जो है वो बढ़ेगी। रूपी डेप्रिसिएशन, सिविल एविएशन के सेक्टर में ज्यादातर काम फॉरेन करेंसी के आधार पर होता है, और फॉरेन करेंसी के यानी कि खास करके डॉलर के रिस्पेक्ट में, अब अगर उसके रिस्पेक्ट में इंडियन रूपी की कीमत लगातार गिरती जा रही है तो फॉरेन से मंगाने वाली हर चीज हमारे लिए महंगी पड़ जाती है। इवन हमें फ्यूल भी महंगा पड़ने लगता है, और इन सब चीजों के कारण, रूपी के लगातार डेप्रिसिएशन के होने के कारण सिविल एविएशन लगातार लोगों के लिए महंगा होता जाता है। 11वीं बात, हाई एयरपोर्ट चार्जेस बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारे जो खास करके प्राइवेट सेक्टर के जो एयरवेज हैं उनके लिए काफी ज्यादा चार्जेस करता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में काफी ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर वालों की प्रॉफिटेबिलिटी उस रेशियो में नहीं हो पाती। रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस, इसको बोला जाता है आरडीजी। रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस क्या है? सरकार ने तय किया है कि भारत के जितने एयरलाइंस हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनको कुछ संख्या में अपने फ्लाइट्स भारत के उन जगहों की ओर चलाना होगा जो अभी एयर सर्विसेज से अनकनेक्टेड हैं। यानी डोमेस्टिक लेवल पर हर एयरलाइंस को कुछ संख्या में, जो कि लगभग 20% है या 20 है, तो इससे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको काफी असंतुष्टि है इस रूल्स को लेकर के, क्योंकि खास करके ऐसे जगह पर एयर सर्विसेज पहुंचाना, कम कीमत पर पहुंचाना, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। 13वें नंबर की बात है, लैक ऑफ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत में एविएशन सेक्टर तो काफी बड़ा है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम बड़े बड़े एरोप्लेन हम खुद बनाते हो, उनके पार्ट्स खुद बनाते हो, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग का भी इंडिया में अभाव है। जितना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है बेंगलोर में होता है, तो हमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने की, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ला करके हम भी बड़े बड़े चार्टर प्लेन वगैरह बनाएं, इस प्रकार की चीजें भारत में होने की जरूरत है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, कभी कभी सिविल एविएशन सेक्टर में गिरावट का एक कारण ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी होता है। यानी पूरी दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आ रही है, उससे इंटरनेशनल टूरिज्म वगैरह कम होता है, ठीक है, व्यापारिक आवाजाही कम होती है, तो उससे सिविल एविएशन का सेक्टर है वो प्रभावित हो जाता है। हाई टिकट प्राइसेस, जब कभी भी भारत में एयर ट्रैफिक
एयर ट्रांसपोर्ट में टिकट की कीमत बढ़ती है तो लोग तत्काल दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, जैसे कि रेलवे, टैक्सी या और भी कोई कंफर्टेबल साधन उनको जो लगता है। तो इन 15 कारणों से जो है ये इंडियन में सिविल एविएशन के लिए चैलेंजेस हैं, इशू हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डीमेरिट्स हैं, जो कुछ आप इसको समझें। ठीक है, ये 15 बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है सिविल एविएशन का, फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है इन सारे प्रॉब्लम्स का, फिर गवर्नमेंट ने क्या कदम लिया, और इसी के साथ सिविल एविएशन से रिलेटेड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।